हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास के यूनिट 2 का लेसन 2 जो है राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने राजनीतिक सामाजिकरण पढ़ा था और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल कल्चर इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये। राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं, अपेक्षाओं और संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही किसी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कैसे होता है? किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के उसके सदस्यों की जो व्यवस्था है उसके द्वारा अभिवृत्तियों, उनके विश्वासों, उनकी प्रतिक्रियाएँ, उनकी अपेक्षाएँ, इन सभी को मिलाकर किसी देश की राजनीतिक संस्कृति बनती है। भारत की राजनीतिक संस्कृति आप जानते हैं। भारत की राजनीतिक संस्कृति में पक्ष है, विपक्ष है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके के नेता हमारे यहाँ अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराओं का निर्माण करके भारत में राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? ये पॉलिटिकल कल्चर है, ये राजनीतिक संस्कृति है। इसको आपको समझना होगा। वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति उस व्यापक सामान्य संस्कृति का हिस्सा है जिसमें समाज के सदस्य अपने मूल्यों, भावनात्मक अभिवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं को संचारित करते हैं। इस प्रकार एक सामान्य जीवन पद्धति और दृष्टिकोण का विकास ही सामान्य संस्कृति है। राजनीतिक संस्कृति उसी सामान्य संस्कृति के राजनीतिक शासकीय दृष्टिकोण से संबंधित है। चूँकि राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का निर्माण करती है और यह राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है। राजनीतिक संस्कृति भी स्थिर न होकर गतिशील है। राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं है, एक जगह की जैसी संस्कृति हमने बना ली वैसी रहेगी। ये क्या है? ये परिवर्तनशील है, ये गतिशील है, ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है। समय और देश काल के अनुसार इसमें बदलाव होते रहते हैं। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और परिभाषा। आप राजनीतिक संस्कृति किसे कहेंगे, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, डेविड स्टर्न ने पर्यावरण, स्प्रो ने राजनीतिक शैली का नाम दिया है। देखो, आमंड ने इसे कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है और डेविड स्टर्न ने इसे पर्यावरण के प्रति कहा है और स्प्रो ने इसे राजनीतिक शैली का नाम दिया है। राजनीतिक संस्कृति को विकासशील देशों के संदर्भ में सर्वप्रथम अवधारणा के रूप में प्रतिपादित करने वाले विद्वान जो थे वो आमंड थे और पोवेल थे। पोवेल ने एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और उन्मुखताओं की शैली है। डॉक्टर एलन पॉल के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, राजनीतिक जो संस्कृति उसकी परिभाषाओं को बताते हुए उन्होंने क्या कहा है? राजनीतिक संस्कृति, आधुनिक राजनीति और सरकार में उसे परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है, राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों और विश्वासों तथा मूल्यों के समूह से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ गहरा संबंध होता है। एक बार फिर से देखते हैं एलन पॉल क्या कहते हैं। डॉक्टर एलन पॉल के अनुसार जो उन्होंने राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दी है, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का वर्णन किया है कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों यानी एटीट्यूड, यानी समाज के किस प्रकार के लोग उनके विश्वासों और उनके मूल्यों से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ में गहरा संबंध होता है। ठीक है, यहाँ तक। इसी तरह लुसियन पाइन के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं के समूह से हैं जो राजनीतिक प्रतिक्रिया को व्यापक और सार्थकता प्रदान करते हैं। यानी कि आप इस तरीके से इन परिभाषाओं को इस तरीके से याद कर सकते हैं। इन सभी परिभाषाओं में एक बात कॉमन है, जो क्या है? राजनीतिक अभिवृत्तियों, विश्वासों और भावना, ये तीनों शब्द कॉमन है। तो आप एक परिभाषा याद कर लीजिए और किसी विद्वान का नाम आप इसमें लगा सकते हैं। लगभग सभी विद्वानों ने क्या एक जैसी परिभाषा दी है, तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जो राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार को नियंत्रित करती है, ये लुसियन पाइन के अनुसार उन्होंने ये परिभाषा दी है। सिब्डी बर्बा के शब्दों के अनुसार उन्होंने अपने शब्दों में किस प्रकार राजनीतिक परिभाषा दी है? राजनीतिक संस्कृति में आनुभाविक विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था निहित है जिसमें परिस्थिति अथवा
दशाओं को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। ये माननीय सिडबी हरबा के अनुसार उन्होंने ये परिभाषा दी है। इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं में आपने एक बात नोटिस की होगी, इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं में जो शब्द कॉमन आया है उस शब्द को आप याद कर सकते हैं। वो शब्द क्या है? राजनीतिक अभिवृत्ति, विश्वास और ये जो मूल्य हैं, ये शब्द क्या है? ये कॉमन शब्द हैं। इनको याद कर इन परिभाषाओं को आप याद कर सकते हैं। मानते हैं कि परिभाषाओं को याद करना थोड़ा कठिन कार्य है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो आप इन परिभाषाओं को याद कर पाएंगे। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, इनको आप याद रखें, इन परिभाषाओं को आप याद कर सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति के घटक, यानी कि राजनीतिक संस्कृति के कौन कौन से घटक हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख घटक कौन कौन से हो सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति में अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय नामक दो घटक पाए जाते हैं। इसमें पहले बात करते हैं कि अभिमुखीकरण क्या होता है। अभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवृत्ति या झुकाव, किसी चीज़ की ओर अभिमुख हो जाना, यानी कि झुकाव, उसका झुकाव होना। डॉक्टर आमंड और पॉल के अनुसार, डॉक्टर पावेल के अनुसार अभिमुखीकरण के तीन घटकों या तीन अंगों का उल्लेख किया गया जो इस प्रकार से है। पहला है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, यानी कि राजनीतिक विषयों का ज्ञान और उसके अस्तित्व के प्रति सजगता, यानी कि जागरूक होना। इस बात को आप जानते हैं, यानी कि ज्ञानात्मक यानी ज्ञान के प्रति किसी चीज़ की ओर झुकाव होना। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, अभिमुखीकरण का आपने अर्थ जाना, जो क्या होता है? प्रवृत्ति या झुकाव, यानी कि ज्ञान की ओर झुकाव। कैसे ज्ञान? राजनीतिक विषयों के ज्ञान की ओर झुकाव। यहाँ पे बात किस ज्ञान की होगी? राजनीतिक विषयों के संबंध में ज्ञान की बात होगी, उनके अस्तित्व के प्रति सजग रहने की बात की गई है। दूसरा है भावात्मक अभिमुखीकरण, यानी कि भावात्मक अभिमुखीकरण का अर्थ क्या है? उन विषयों के प्रति व्यक्तियों के मन में भावनात्मक रूप से भावावेश या अभिभूतियाँ उत्पन्न करना। ये क्या है? ये भावात्मक अभिमुखीकरण कहलाता है। थर्ड जो लास्ट है वो क्या है? मूल्यांकनात्मक, यानी कि मूल्य, यानी किसी चीज़ को, यानी कि बराबर, यानी कि उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करना। उन विषयों के बारे में व्यक्ति का उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ का मूल्यांकन करना मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण कहलाता है। यानी कि तुलना करना दो चीज़ों में, कौन सही है, कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, कौन कम श्रेष्ठ है, इन दोनों का उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ, यानी कि इन दोनों के बारे में बात करना, ये क्या कहलाता है? मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण कहलाता है। तो ये जो तीन बातें बताई है, ये तीन घटक बताए हैं, ये माननीय जो प्रोफेसर थे राजनीति विज्ञान के, उनके अनुसार, आमंड और पॉवेल के अनुसार ये बात बताई गई है। डॉक्टर आमंड और पॉवेल के अनुसार ये बात बताई है। भावात्मक अभिमुखीकरण और ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यात्मक अभिमुखीकरण। सेकेंड जो बात है राजनीतिक विषय क्या है? अभिमुखीकरण के चार विषय होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, अभिमुखीकरण के चार विषय हैं। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, समस्याएं और नीतियां, राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति, ये क्या है? इसके चार जो क्या माने गए हैं? इसके चार विषय माने। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारित तत्व है, यानी कि डिटरमिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। इतिहास, पहला इसमें क्या तत्व है? इतिहास, यानी राजनीतिक जो किसी देश की व्यवस्था होती है, उस देश की व्यवस्था राजनीतिक कल्चर के पहले इतिहास सबसे महत्वपूर्ण रहता है। उस देश का इतिहास, राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है। किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास उस देश की ऐतिहासिक परंपराओं और प्रचलित मूल्यात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा ही होता है। भारत की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक, शांतिवादी, लोकतांत्रिक होगी, तो वहीं कुछ अर्धविकसित देशों में राजनीतिक संस्कृति हिंसक और अलोकतांत्रिक हो सकती है। ऐसा कि नहीं कि जो विकसित, अल्प विकसित देश है या अर्धविकसित देश है तो वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है वो हिंसात्मक हो सकती है, अलोकतांत्रिक रही हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि ऐसा ही होगा। भारत की संस्कृति आप जानते हो, भारत का इतिहास आप पढ़ते हैं तो भारत का जो इतिहास है वो लोकतांत्रिक रहा है, यानी कि समय समय पर लोकतंत्र की मांग की गई है। शांतिवादी विचारधारा भारत की रही है। भारत में अतिथि देवो भव की जो भावना है, इसको हमने हमारी संस्कृति का हिस्सा मानते हुए इसको हमने आगे निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया है। तो भारत का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है? एक तरह भारत की राजनीतिक संस्कृति शोभनीय रही है, इसको आप कह सकते हैं। इस तरह से आप, इसी तरह इंग्लैंड में राजनीतिक संस्कृति वहाँ के राजनीतिक निरंतरता का परिणाम है, जबकि फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति, फ्रांस की
राज्य क्रांति का परिणाम है। यानी फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई थी उसके कारण वर्तमान में जो फ्रांस में राजनीतिक संस्कृति देखते हैं वो फ्रांस की राज्य क्रांति का परिणाम है। इस तरह रूस में देखते हैं तो रूस की राज्य क्रांति का परिणाम जो क्या है, वहाँ के जो वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था है तो वहाँ रूस की क्रांति का वर्तमान में परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो लोग थे उन लोगों ने निरंतर प्रयास किया और आज हम जिस राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा हैं, जिस राजनीतिक संस्कृति के परिवेश में हम जीते हैं और जिस प्रकार के अधिकारों और कर्तव्यों का हम पालन करते हैं, ये हमें आसानी से नहीं मिले, ये हमें आसानी से प्राप्त नहीं हुए। इनके लिए हमारे देश के कई वीरों ने, कई शूरवीरों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश के जो राजनीतिक संस्कृति है इसको बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये देश न केवल भारत के सभी लोगों का है, ये इस देश में न केवल अधिकार हिंदुओं का है बल्कि अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज़, हिंदू मुस्लिम सबके लिए देश समान बराबर अधिकार देता है। इसी तरह दूसरा जो राजनीतिक संस्कृति का तत्व है वह है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। धार्मिक विश्वास उनका दिमाग खराब हो गया किनका बना रहा, वो ये देख रही हूँ आपको जाते हैं फिर बोले अरे सर सर आप नहीं रोके वरना सुनाते आपके टाइम दे करते। सामाजिक आर्थिक परिवेश, सामाजिक और आर्थिक परिवेश क्या है, देश का सामाजिक आर्थिक जातिगत भिन्नता, औद्योगिकरण, रूढ़िवादिता इत्यादि भी राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति निर्धारित होती है। धार्मिक विश्वास का प्रभाव मध्यवर्ती पूर्व के देशों की राजनीतिक संस्कृति का स्पष्ट रूप दृष्टिगोचर होता है। आर्थिक रूप से विपन्न या विकासशील देशों में राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों के जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि अपेक्षाओं और जीवन शैली का स्तर भिन्न हो जाता है। विचारधाराओं का प्रभाव राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में निर्णायक होता है। उदारवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद जैसी विचारधाराएं अपने वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति के विकास में सहायक भूमिका निभाती है। उपरोक्त तत्वों में अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, मीडिया तथा प्रेस मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी मीडिया उनके बारे में बात की गई है, इत्यादि भी राजनीतिक संस्कृति को महत्वपूर्ण निर्माण करते हैं। इसके अलावा अन्य तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अतिरिक्त शिक्षा का स्तर, भाषा, रीति रिवाज आदि भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या हैं, इनके बारे में बात करते हैं। राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। राजनीतिक संस्कृति को किसी भी समाज की परंपरा, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा एवं उसके नागरिकों की आकांक्षाओं, उसके सामूहिक विवेक, उसके नेताओं के तरीके तथा सक्रिय होने के नियम आदि के द्वारा समझा जा सकता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हो सकती है। पहली है समन्वयनकारी स्वरूप। राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं पढ़ रहे थे आप। राजनीतिक संस्कृति में समन्वयनकारी स्वरूप इसकी पहली विशेषता है। राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते हैं। नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों में निरंतर संघर्ष जारी रहता है। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता इन दोनों के मध्य समन्वयनकारी होनी चाहिए। दूसरी है राजनीतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप योगदान देता है और कभी सत्ता का स्वरूप अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अमूर्त स्वरूप, जब जनता राज्य के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है तो राज्य के किसी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है। जब जनता जब अपना आक्रोश प्रकट करती है तो वो आक्रोश
राज्य के कानून या किस कानून के जो उसका फल है उसके कारण होता है, या किसी भी व्यवस्था के प्रति जनता का आक्रोश होता है, क्योंकि जनता के मनोमस्तिष्क के विचार अमूर्त होते हैं जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। लास्ट है गतिशीलता। आप जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति जो है वो क्या गतिशील है। समाज और व्यक्ति में जीवन मूल्य परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। इसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति गतिशील बनी रहती है। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र, राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र में किस प्रकार से भिन्नताएं हैं इसके बारे में बात करते हैं। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि जनता के मूल्य विश्वास और कुशलता की राजनीति पर सामान्य रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, विशेषतः लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। एक समाज में सांस्कृतिक व्यवहार, मूल्य और राजनीतिक व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। कई नए उपागमों की तरह 1950 से 1960 के दशक में उभरे नए यूरोपीय केंद्रवादी अवधारणाओं को स्पष्ट किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक परिवेश, वातावरण, इन सभी को शामिल किया जाता है, जबकि लोकतंत्र में जनता लोग जो अपने मतदान करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वो किस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। तो इस वीडियो में आपने राजनीतिक संस्कृति के बारे में जाना, राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं को आपने पढ़ा इस वीडियो में। इसी वीडियो में आपने राजनीतिक संस्कृति के जो आधारभूत तत्व है उनके बारे में जाना। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी पार्ट का जो अगला टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र। इसी तरह राजनीतिक संस्कृति के प्रकार भी आप अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।